हेलो क्यूटीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया हो गए, मस्त हो गए एकदम। तो चलो हम गाइस आज हम चैप्टर करेंगे अपना मेरे राम का मुकुट दिख रहा है 5th चैप्टर, जो है जिनकी रचयिता विद्यानिवास मिश्र। ठीक है, तो चलो हम शूट कर लेते हैं और हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आपको क्लियरली दिख रहा होगा। देखो, श्री विद्यानिवास मिश्र का साहित्य परिचय, जीवन परिचय। श्री विद्यानिवास मिश्र का इनका जन्म कब हुआ था? 14 फरवरी 1926 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में याकड़ डीहा नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। उन्होंने अपनी आरंभिक शिक्षा गांव में रहकर प्राप्त की। उच्च शिक्षा के लिए वे इलाहाबाद गए। सन 1945 में इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एमए संस्कृत की उपाधि प्राप्त की। इसके पश्चात उन्होंने गोरख विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। आजीविका के लिए उन्होंने अनेक सरकारी विभागों में नौकरी की। वे हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग में नियुक्त हुए, परंतु इनकी रुचि अध्यापन कार्य में थी, इसलिए वे अवसर मिलते ही गोरखपुर विद्यालय में संस्कृत के प्राध्यापक बने। इसके बाद वे संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय व वॉशिंगटन विश्वविद्यालय में भी संस्कृत के प्राध्यापक के रूप में नियुक्त हुए। वे भाषा विज्ञान विद्यापीठ के अध्यक्ष भी थे। सेवानिवृत्त होकर अब वे स्वतंत्र रूप से लेखन कार्य में जुटे हैं। ठीक है, साहित्यिक विशेषताएं देखो। साहित्यिक विशेषताएं, साहित्यिक रचनाएं। डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र प्रतिभा संपन्न साहित्यकार हैं। पानी की पुकार, काव्य संग्रह, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, तुम चंदन हम पानी, बस इतना ही लिख देना बहुत है। बसंत आ गया है, बाकी आप पढ़ लेना ज़रूर, बाकी आपको जो इजी लगे वो आप लिख सकते हो। साहित्यिक विशेषताएं, विद्यानिवास मिश्र एक ललित निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है भाई। इनके निबंध में ललित साहित्य की सभी विशेषताएं देखी जाती है। विषयगत विविधता, डॉक्टर मिश्र के विभिन्न विषयों पर ललित निबंधों की रचना है। इन्होंने राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा पौराणिक विषयों को आधार बनाकर निबंध लिखे हैं। उदाहरण के रूप में मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध संग्रह है। सांस्कृतिक और धार्मिक विषयों पर लेखक ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। वे अक्सर राम की नौकरशाही पर कटाक्ष करते हैं और साहित्यिक गुटबंदी का विरोध करते हैं। कहीं कहीं इन्होंने आंचलिक उत्सवों का विस्तार से वर्णन किया है। मिश्र जी के वर्णनात्मक निबंधों में दर्शनीय स्थानों तथा तीर्थ स्थलों का सुंदर चित्रण देखा जा सकता है। ठीक है जी। और इन्होंने अपने निबंध में जहाँ एक और पद के नशे में उच्चाधिकारियों पर व्यंग्य किए हुए, वहीं दूसरी ओर समसामयिक विषयों पर गंभीरतापूर्वक विवेचन भी किया जाता है। पॉइंट्स में लिख दो: मौलिक विवेचन, गंभीर विवेचन, कवि हृदय का उद्घाटन। इनफ है। फिर आ जाती है भाषा शैली। इनकी भाषा शैली कैसी थी? डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं के प्रकांड विद्वान हैं। अतः उन्होंने अपने निबंधों की भाषा में संस्कृतनिष्ठ तत्सम शब्दों का अधिक प्रयोग किया है, लेकिन अन्यत्र उन्होंने उर्दू, फारसी, अंग्रेजी तथा आंचलिक भाषाओं के शब्दों का भी खुलकर प्रयोग किया गया है। मुहावरे, लोकोक्तियों का प्रयोग किया गया है। इनकी भाषा कुल मिलाकर इनकी भाषा सरल साहित्यिक हिंदी भाषा में ही कही जाएगी। ठीक है, चलो अब इनके हम सार देख लेते हैं क्या है। एक सेकेंड। ठीक है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध का सार। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है प्रसिद्ध ललित निबंधकार श्री विद्यानिवास मिश्र का एक महत्वपूर्ण ललित निबंध है। इस निबंध के माध्यम से
उन्होंने अपनी संवेदना द्वारा लोक की अंतर्वेदना का सजीव चित्रण किया है। निबंध का सार कुछ इस प्रकार है। पिछले कुछ महीनों में लेखक का मन बेहद उदास रहता है। हालांकि उदास की कोई खास वजह नहीं है, परंतु दैनिक जीवन की बाधाओं, संघर्षों व तनाव के कारण वह चिंतित रहता है। लेखक अपनी वर्तमान उदासी का जिक्र करते हुए कहते हैं कि आज उसका पुत्र तथा महानगर में आई एक मेहमान कन्या उसके किसी मित्र के साथ संगीत का कोई कार्यक्रम देखने गए थे, परंतु देर रात तक वो नहीं लौट पाए। उनकी उद्विग्नता बढ़ गई। इस बीच रात में बारिश हुई तथा होकर रुक भी गई। हाँ ठीक है, परंतु इस बीच बारिश हुई थी और बारिश होकर रुक भी गई। परंतु जब वे नहीं लौटे तो वह चिंतित हो गया। उस दूर से अवध में गाया जाने वाला गाना एक लोकगीत मेरे राम का विजय मुकुटवा सुनाई देता है, तो उसे अपने बचपन की याद आ जाती है, क्योंकि यह गीत उसकी दादी नानी उसे गाकर सुनाती थी जब वह बाहर जाकर आता था। जब वह वापस लौटता था तो वे उसे विहल होकर कहा करती थी, मेरे लल्ला को कैसा वनवास मिला था। आज यह गीत सुनकर लेखक की आकुलता अचानक बढ़ गई तथा वह सोचने लगा कि आने वाली पीढ़ी पिछली पीढ़ी की ममता की पीड़ा नहीं समझ पाती और पिछली पीढ़ी अपनी संतान के संभावित संकट की कल्पना मात्र में उद्विग्न हो जाती है। पिछली पीढ़ी यह विश्वास नहीं करती कि उसकी संतान अब समर्थ हो गई है तथा बड़े से बड़ा संकट झेल सकती है। इस चिंतन के बावजूद लेखक को अपने पुत्र तथा अपनी मेहमान कन्या को चिंता बना रही। उसे स्वयं पर क्रोध आने लगा कि उसने वहाँ क्यों जाने दिया उन्हें। चिंता में ही उसका मन मेरे राम की माता कौशल्या और देश की लाखों करोड़ों माताओं की ओर घूम गया, जिनके सबके राम वन से निर्वासित है। किंतु ध्यान देने वाली बात यह है कि आज भी राम के सिर पर मुकुट बांधा जाता है और सभी को उसके भीगने की चिंता रहती है। आज भी काशी की रामलीला आरंभ होने से पूर्व एक निश्चित मुहूर्त से मुकुट की पूजा होती है, पहले की जाती है। चिंतन करते करते लेखक राम के अभिषेक और उसके वनवास की बात सोचता है। गाइस, एक बात और बता देती हूँ, तुम ये सोच रहे होगे कि मैं इसमें स्क्रिप्टेड ऐसा क्यों नहीं पढ़ रही। देखो यार, मेरे को ना ये चैप्टर पूरा लर्न है, और जैसे मैंने ये एग्ज़ाम में मैं अपने लैंग्वेज में लिख के आई थी, वैसे ही मैंने आपको थोड़ा बहुत स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। ज़रूरी नहीं कि अगर ये मैं एग्जैक्ट यहाँ लिखा है तो मैं आपको एग्जैक्ट वही बताऊँगी, ठीक है। बाकी आप ये चेक कर सकते हो, डोंट वरी, बट ये मैं आपको अपनी लैंग्वेज में बता रही हूँ। वनवास की बात सोचता है। राम वनवास के समय राम ने राजकीय वेश उतारा, परंतु उनका मुकुट लोगों, यहाँ तक कि कौशल्या के मन में भी बसा रहे। सब सोचते रहे कि राम भीगे तो भीगे, परंतु मुकुट न भीगे। लोग सोचते रहे कि लक्ष्मण का कमरबंद दुपट्टा भी न भीगने पाए। अखंड सौभाग्यवती सीता की मांग का सिंदूर, माता सीता की मांग का सिंदूर न भीगने पाए। लेखक कहते कि उस युग में लेखक आज तक मुकुट, दुपट्टा और सिंदूर भीगने की आशंका अभी भी साल रही है। सोचते सोचते लेखक को लगा कि इस देश की नहीं, पूरे विश्व की एक कौशल्या है जो हर बारिश में बिसूर रही है। पता नहीं उसका राम कब लौटेगा। पुत्र के बाहर होने पर उसे धीरज नहीं हो रहा। लेखक मनुष्य की इस सनातन नियति में आतंकित हो उठता है। ऐश्वर्य और निर्वासन दोनों साथ साथ में चलते हैं। जैसे ऐश्वर्य सौंपा जाने को है, उसे निर्वासन पहले से बड़ा है। उसे लगता है कि मनुष्य अपनी ऊर्ध्वोन्मुख चेतना की कीमत सनातन काल से चुकाता आ रहा है। वह सोचता है कि राम के मुकुट के गौरव, लक्ष्मण के सागर संकल्प तथा जगजननी सीता के सौभाग्य सीमंत सिंदूर से रक्षित हो सकेगा। राम तो लौटकर राजा होते हैं, परंतु रानी होते ही सीता
राम द्वारा वन में निर्वासित कर दी जाती है। जंगल में सीता सोचती है प्रसव की पीड़ा हो रही है, कौन इस बेला में गहरा देगा। ये पॉइंट स्किप कर दो। इस प्रकार चिंतन करते करते 4 बज जाते हैं। बाहर के दरवाजे पर दस्तक होती है। उसका लड़का तो नीचे से ऊपर नहीं आता, परंतु उसकी मेहमान लड़की कृष्णा, जो बहुत डरी हुई है, दरवाजा खोलने का आग्रह करती है। लेखक उन्हें सिर्फ इतना ही कहता है कि वह और उसकी पत्नी तुम्हारे लिए बहुत परेशान हो रही थी। अपनी परेशानी के बावजूद लेखक को तसल्ली थी कि उसके बच्चे घर आ गए लौट आए हैं। वह फिर भी चिंतन में डूबा रहता। सोचने लगा कि उसके दादी नानी के गीतों के राम, लखन और सीता तो अभी भी वन में ही भीग रहे हैं। वह अपनी चिंता के कारण पर विचार करता है। वह सोचता है कि उसका मन हजारों चाहे चीज़ों में बांटा हुआ है। इसको स्किप कर दो। सोचते सोचते सुबह का प्रकाश फैल जाता है। शहर में प्रतिदिन की भांति गति उत्पन्न हो जाती है। मोरे राम का बीज है मुकुटवा। यह पंक्ति लेखक के सूक्ष्म जीवन में थोड़ी सी तरलता अवश्य उत्पन्न कर देती है। पुनः उसका ध्यान असंख्य कौशल्यताओं के कंठ में बसी हुई एक अरूप ध्वनिमयी कौशल्या की ओर चला जाता है। देखो, ये हमें फिर सप्रसंग मिलेगा। हमें महीनों में मन बेहद उदास है, लाइन ऐसे हाइफन लाइन लगा के करेंगे। फिर हम ये पॉइंट लिख देंगे, हो गई हो। प्रस्तुत गद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक नव्यतर गद्य गौरव में संकलित ललित निबंध मेरे राम का मुकुट भीग रहा है से अवतरित है। इसके रचयिता डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र है। इस निबंध में उन्होंने अपनी संवेदना के माध्यम से लोक की अंतर्वेदना का सजीव चित्रण किया है। व्याख्या। लेखक का कथन है कि महीनों से मेरा मन उदास है। उदासी का कारण कोई खास वजह नहीं है, लेकिन उदासी के कारण उसका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता। लेखक के साथ जैसा मानसिक रूप हो रहा है, वैसा अन्य मनुष्य के साथ भी होता रहता है। कुछ तनाव से टूटने का डर। खुले आकाश के नीचे भी लेखक कहता है, मैं खुलकर सांस नहीं ले पाता। जिस कार्य अपने मन को लगता है, उस काम में मन नहीं लगता, वरन उसकी अनेकों कठिनाइयाँ सामने आ जाती है। ऐसा भी मानसिक उदास व्यक्ति के साथ हो सकता है, जहाँ समस्याएं ना हो अधिक समस्याएं आ जाती है। लेखक कहते हैं कि उदासी का कारण कोई खास नहीं। ऐसे बीतने वाले डरावने भूतों के सपनों को एक रील मशीन पर चढ़ा दी गई है। मन तनावग्रस्त होने से विभिन्न प्रकार के भूतों, आकृतियों और डरावने चेहरे आँखों के सामने घूमने रहते हैं और इसी तनावग्रस्तता में छोटी छोटी परेशानियाँ भी बड़ी कारण बन सकती है। विशेष में क्या लिखना है, लेखक के मन की उदासी के बारे में बताया गया है। भाषा कैसी है? शब्दावली साहित्य खड़ी बोली है। व्यंजन शब्द शक्ति का प्रयोग है। दृश्य बिंब का प्रयोग है। विश्लेषणात्मक शैली प्रयुक्त की गई है। वाक्य विन्यास सरल तथा रोचक है। ये हमें सेम लिखना है और प्रसंग हमें सेम मिलेगा। ठीक है, ये प्रसंग गद्यांश वही सेम। नव्यतर गद्य गौरव मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। इस निबंध में उन्होंने अपनी संवेदना के माध्यम से लोक की अंतर्वेदना का सचिव चित्रण किया है। व्याख्या करना है। हमने इसी को ही एग्जैक्ट लिखना है। वनवास में वो लौट कर आ गए थे, परंतु लक्ष्मण सीता निर्वासित रहे। वो क्या सोचते रहे गृहिणी होकर भी, हमने उसको एक्सप्लेन करना है। फिर आ जाता है विशेष का पॉइंट। फिर आज विशेष हमने सेम वही करनी है। विशेष का पॉइंट लिख सकते हैं। लेखक ने भारतीय जीवन की अजस्त्र परंपरा का वर्णन किया गया है। लोक जीवन की सरसता तथा लोक संस्कृति की तरलता अंतर्वर्तिनी धारा के रूप में प्रवाहमान है और ये वही एग्जैक्ट पॉइंट सेम है। फिर हमारा थर्ड पर्सन में दे दिया है हमने
वही ऐश्वर्या लिख के हाइफन 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 दिखाती है। प्रसंग सेम। पाठ्य पुस्तक 79 गद्य गौरव। ललित निबंध मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। इनके रचयिता डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र जी हैं। व्याख्या क्या कह रहे हैं? संगीत कार्यक्रम जो मेरे राम का, ठीक है, और सेम वही हमें इनको एक्सप्लेन करना है। इसमें सारे में हमारा सेम, इस हमारे फोर्थ में भी, फोर्थ प्रसंग में बिल्कुल हमने सेम एग्जैक्ट करना है। बस व्याख्या जो इसमें पूछी गई है वो ही एक्सप्लेन करनी है। विशेष वही सेम है। सीता फिर आ जाता है हमारा फिफ्थ प्रसंग। हिंदी पाठ्य पुस्तक 79 गद्य गौरव। ललित निबंध है मेरे राम का मुकुट भीग रहा, जिसके रचयिता डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र हैं। व्याख्या, ठीक है, एक्सप्लेन करके फिर हम विशेष लिख देंगे। लेखक की सीता के साथ सहानुभूति व्यक्त हुई है। भाषा की साहित्य खड़ी बोली है। भाषा में तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है। वाक्य विन्यास सरल सहज रोचक है। दृश्य अभिव्यंग का प्रयोग हुआ है। वर्णनात्मक शैली का प्रयोग है। फिर आ जाते हैं हमारी एक कला पर प्रकाश डालने हैं विद्यानिवास मिश्र जी की। यद्यपि विभिन्न इनके तत्व कैसे हैं मत प्रकट किए गए हैं। इनके 6 तत्व है: गद्य रचना, व्यक्तित्व, एक सूत्रता, रोचकता, भावों का फूट, औपचारिकता का अभाव। फिर इनके डॉक्टर दान बहादुर पाठक के 7 तत्व है: व्यक्तित्व, विचार, स्वातंत्र्य, लघु आकार, एक सूत्रता, निजी अनुभूति, सजीव भाषा शैली आदि। वही बुद्धि तत्व को अनुभूति, कल्पना, हमारे पॉइंट ये आ जाएंगे। आप चाहे इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हो। ओके। विद्यानिवास मिश्र की भाषा शैली को स्पष्ट कीजिए। विद्यानिवास मिश्र की निबंध की भाषा शैली। इनकी भाषा शैली भाव पक्ष, यदि किसी रचना की आत्मा है तो भाषा व शैली उस रचना का कलवेर कैसे शरीर का होना चाहिए। इनकी भाषा कैसी है। इनका निबंध सरल सहज रोचक भावानुकूल साहित्य खड़ी बोली है। ठीक है। इनका शब्द भंडार कैसा है उस पॉइंट को। वाक्य विन्यास, बिंब, शब्द शक्ति, शैली, ये पॉइंट तो हमने याद ही रखने हैं। मैं शुरू से आपको बताई जा रही हूँ। ये पॉइंट आप हमेशा याद रखो और उस पॉइंट के अकॉर्डिंग आप लिख दो। ठीक है। हिंदी ललित निबंध के विकास में विद्यानिवास मिश्र का स्थान, इनका स्थान कैसा है। इनका स्थान कोटि इनका सर्वोपरि, इनका उच्च स्तर पर स्थान रहा है। निबंधकारों की एक कोटि निर्धारित हुई है। पिछले बहुचर्चित निबंधकारों के रूप में हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम लिया जाता था। इधर विद्यानिवास मिश्र, विवेकी राय, कुबेरनाथ राय की गिनती ललित निबंधकारों के रूप में ही होती है। ललित शब्द का प्रयोग आरंभ में विशेष प्रकार की कलाओं के लिए होता है, जैसे स्थापत्य कला, मूर्ति कला, चित्रकला, संगीत कला और काव्य कला आदि है। ओके, ये पॉइंट आप देख लेना, इसमें अकॉर्डिंग पढ़ लेना एक बारी खुद से। ठीक है। फिर आ जाते हैं, देखो हमारे शॉर्ट क्वेश्चन में मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। ये कैसी उद्देश्य क्या था, विशेषता इनका हमें एक्सप्लेन करना है। इनकी ललित विद्यानिवास रचित एक उद्देश्यपूर्ण निबंध है। निबंध का प्रमुख उद्देश्य यह स्पष्ट करना है कि वर्तमान पीढ़ी पहली पीढ़ी की ममता की पीढ़ियाँ नहीं समझ पाती। पिछली पीढ़ी अपनी संतान के संभावित संकट की कल्पना नहीं समझ पाती। पिछली पीढ़ी यह विश्वास नहीं करती कि उनकी संतान अब समर्थ है, बड़े से बड़े संकट का सामना कर सकती है। वो ही पॉइंट हमने जो सार में पढ़ा था, वो ही पॉइंट हमने इसमें एक्सप्लेन करना है इन शॉर्ट। ठीक है। उसको अपने पुत्र के लेकर, और वो मेहमान की बेटी थी कन्या, उसको लेके चिंता रहती है। ठीक है। लेखक ने अपनी उदासी व चिंता का क्या कारण बनाता है।
लेखक का मन महीनों से बेहद है, उसकी कोई ख़ास वजह नहीं होती, बस फिर भी वो स्ट्रेस में रहता है, टेंशन में रहता है। इसी प्रकार उसकी तबीयत भी ख़राब होती है, आसपास का तनाव टूटने रहता है, डर चढ़ा रहता है उसको, खुले आसमान में भी इसे टेंशन रहती है। वही जो पॉइंट है ना, उसको आप लिख दो। मुकुट भीगने का प्रतीकार्थ क्या है? मुकुट भीगने का प्रतीकार्थ प्रतिष्ठा के नष्ट होने से है। लेखक ने इस प्रतीकार्थ के माध्यम से वर्तमान समय की एक भयानक समस्या, युवकों के बिना बताए या अधूरी बात बताकर घर से दूर रहने की ओर संकेत किया है। लेखक ने स्पष्ट किया कि त्रेता युग में जब भगवान राम को वनवास मिला था, उस समय उनकी चिंता नहीं की गई, अपितु उनके मुकुट को भीगने से बचाने की चिंता हो गई थी, क्योंकि वनवास की अवधि समाप्त होने पर वह मुकुट उन्हें ससमान पहनाया था। ठीक है, परंतु आज के युग में हर युग का राम पुत्र जब अपने बड़ों को बिना बताए झूठ बोलकर बाहर जाता है, रात में सिनेमा घरों घूमता है और उनको कैसे चिंता रहती है, तो वो हमने इसमें लिख दिया है। मेरे मोरे राम के भीगे मुकुट व गीत सुनकर लेखक को क्या संस्मरण हो गया। उसको मतलब बचपन में उसकी नानी दादी यह गीत गाकर सुनाती थी। जब वह बाहर से विदेश होकर आता था, विहल्ला पूर्वक यह गीत गाती थी, उसे कहती थी मेरे लाल को कैसा वनवास मिला था। उस समय लेखक को अपनी दादी नानी की इस आकुलता पर हंसी आया करती थी। हालांकि गीत का स्वर बहुत मीठा लगता था, लेकिन गीत में छिपा हुआ दर्द महसूस नहीं कर पाता था। इसीलिए वो जब बड़ा हुआ उस पर आई तो उसने यह दर्द देखा। वही पिछली पीढ़ी वाली बात सारा सेम है। ठीक है गाइस, वीडियो ज़्यादा लंबी बन जाएगी, तो हम इसके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।